Everyone, this is Shalini and the today's topic is central nervous system, in which we study about the brain and its main function is to control and command the system of the body and its main part is the cerebrum. Cerebrum जो है वो walnut like structure होता है and हमारा brain जो है वो longitudinally दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है जिसे कि हम टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं। ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि कॉन्वोल्यूशंस कहा जाता है और ये फोल्ड्स होने का रीज़न है ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके जिसमें बहुत सारे नर्व जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे बात करें क्लेफ्ट की तो क्लेफ्ट का मतलब है फीजर। इट मीन्स कि ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट में इजीली डिवाइडेड होता है। अगर हम नेक्स्ट है कि प्रोटेक्शन, जिस तरीके से किडनी, हार्ट या लंग्स सारे प्रोटेक्टेड होते हैं उसी तरीके से ब्रेन जो है वो भी प्रोटेक्टेड है। ब्रेन जो होता है वो बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है जिसे कि हम स्कल कहते हैं एंड जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। इस ब्रेन में जो है वो 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन की तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 3 है जिन्हें कि मेनिंजेस भी कहा जाता है। कलेक्टिवली दे आर नोन एज अ मेनिंजेस। अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन का जो फर्स्ट लेयर होता है उसे हम पायामीटर कहते हैं एंड उसके बीच में फिर से फ्लूइड फिल्ड स्पेस खाली होता है। देन सेकेंड लेयर आर्केनॉइड है, फिर से फ्लूइड फिल्ड स्पेस है एंड देन थर्ड लेयर जो है वो डायामीटर है और डायामीटर से अटैच जो है वो क्रेनियम प्रेजेंट होता है। एंड ये जो स्पेस है पायामीटर के बाद जो स्पेस होता है उसे हम सब एक्रोनॉइड स्पेस कहते हैं क्योंकि ये जो है वो आर्केनॉइड मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए सब आर्केनॉइड स्पेस कहा जाता है। एंड ये जो है जो सेकेंड स्पेस है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं बिकॉज ये ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे पाया जाता है, इसीलिए सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। एंड जो आउटर कवरिंग जो है मेम्ब्रेन के वो क्रेनियम है। थर्ड लेयर जो होता है वो क्रेनियम से अटैच होता है। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो जो ड्यूरामीटर होता है, ड्यूरामीटर जो है वो आउटर लेयर है। जो 3 मेनिंजेस हैं या 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है तो आउटर लेयर जो है वो ड्यूरामीटर है एंड ये जो होता है वो कोलाजिनस फाइबर से बना होता है। कोलाजिनस फाइबर से बना होता है। ये डायरेक्टली अब ये जो है इसके बाद आपको स्कल है तो ये कांटेक्ट विद द स्कल, तो जो थर्ड लेयर है वो स्कल से कांटेक्ट में है। थर्ड ये नॉन वैस्कुलर है। नॉन वैस्कुलर मीन्स कि इसमें किसी भी तरह के ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है। ये थोड़ा सा टफ है। टफ है इट मीन्स कि अगर किसी भी तरीके से बॉडी की ब्रेन जो है वो हार्ड सरफेस से अगर कांटेक्ट में आता है तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो टफ स्ट्रक्चर है ब्रेन की, वो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ब्रेन को हार्म होने से। अगर हम बात करें आर्केनॉइड की तो आर्केनॉइड में वैस्कुलर है। वैस्कुलर है मीन्स कि यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है, जिग जैग मोशन में दिखाई देती है, थोड़ी सी स्पॉनी है। हम थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर जो है वो पायामीटर है एंड पायामीटर जो है वो सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसीलिए कहा जाता है ब्रेन को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए वो उतना काफ़ी कम होता है बिकॉज ब्रेन जो है वो पूरा बॉडी का एक मेन पार्ट है जिससे पूरा होल फंक्शन को, पूरे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड लेयर जो था वो हमारा पायामीटर था। पायामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वैस्कुलर है, अगेन इसमें ब्लड फ्लो होगा एंड कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन सिक्रीट एंड CSF, यानी कि ये जो है जो इनर पार्ट होता है जिसे हम पायामीटर कहते हैं, तो पायामीटर ये ब्रेन के कांटेक्ट में है। अब इसके बाद कोई लेयर नहीं है, ये डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है एंड पायामीटर का काम होता है CSF को रिलीज करना या सिक्रीट करना। इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
तो यहाँ से जो स्पेस था जिसे कि हम सब आर्केनॉइड स्पेस कहते हैं, तो ये पायामीटर भी अपने CSF को रिलीज करती है और ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस में ही रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो है वो कितने सारे पार्ट है वो हम देखते हैं। तो ब्रेन मेनली जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट को हम फोर ब्रेन कहते हैं, सेकेंड मिड ब्रेन है, एंड थर्ड जो है वो हाइंड ब्रेन है। ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे फोर ब्रेन है, ग्रीन वाला मिड ब्रेन है, एंड ये पिंकिश कलर जो है वो हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, एंड सेकेंड इज ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब इट मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। डाइंसिफेलॉन, ये फोर ब्रेन में ये तीनों पार्ट आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फोर ब्रेन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से। नाउ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो क्यूरोरा सेरिब्रम है, या फिर उसे हम सेरिब्रल पेंडुकल्स भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड जो है वो कुप्रा क्वाड्रिगामा है जिसे ऑप्टिक लोब्स भी कहते हैं, और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। हाइंड ब्रेन जो है वो उसमें पोन्स, वेरोलाई, मेडुला एब्लंगाटा एंड द सेरिब्लम जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये इसके हाइंड ब्रेन के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है वो मेनली फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट आता है उसमें से, जो कि सेरिब्रम है। यहाँ पे जो है जितने भी सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं यहाँ सब ये फोर ब्रेन के द्वारा मेंटेन की जाती है। हमारा एक्साइटमेंट, जजमेंट या मोटिवेशन भी कह सकते हैं, मोटिवेशन, जितने भी ये सारे फंक्शन होते हैं वो फोर ब्रेन के थ्रू की जाती है। लाइक ब्रेन में सबसे बड़ी पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम। सो हियर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट्स वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जैसे कि ब्रेन को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसीलिए इसे सी लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम उसको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कह सकते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कह सकते हैं। ब्रेन में बहुत सारे फोल्डेड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कहा गया ये हाईली फोल्डेड है। एंड हाईली फोल्डेड का वर्क क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एंड बता चुके थे कि जो हाईली फोल्डेड हमें ब्रेन पे दिखाई देता है उसे हम कन्वॉल्यूशंस कहते हैं। ब्रेन जो है मेनली इस तरीके से होता है कि ये यहाँ पे सेपरेटेड है। ब्रेन जो है ये वाला जो पार्ट है ये तो सेपरेटेड है, लेकिन जो इंटरनली ब्रेन जो होता है वो कॉर्पस कैलोसम, ये अंदर की ओर से ये कॉर्पस कैलोसम से होता है, ब्रेन अटैच होता है। ऊपर से तो दिख रहा है कि ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, लेकिन ब्रेन जो है वो इंटरनली अटैच होता है ये कॉर्पस कैलोसम से। सो ब्रेन सेपरेटेड ऑन द सुपीरियर साइड ऑफ बाय द लॉन्गिट्यूडनल फीजर। ब्रेन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फीजर की वजह से ये हमें सेपरेट दिख रही है, लेकिन कनेक्टेड ऑन द इंफीरियर साइड बाय द कॉर्पस कैलोसम। और इंटरनली जो ब्रेन है वो अटैच है, इंटरनली ब्रेन जो है वो अटैच है, इसी ये ब्रेन अटैच है। तो ये जो ब्रेन अटैच होता है वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू अटैच होता है। अगर हमें बहुत सारे ब्रेन को डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा ब्रेन कैसा है, तो ह्यूमन ब्रेन को हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन ही वैसा ब्रेन है जिसमें कॉर्पस कैलोसम पाई जाती है। मतलब कि कॉर्पस कैलोसम के थ्रू वो इंटरनली डिवाइड होने से बचता है, यानी कि ऊपर फीजर्स तो दिखाई दे रही है डिवीजन का, बट इंटरनली वो अटैच होते हैं, और ये अटैचमेंट जो है वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू होता है। एंड बैंड ऑफ नर्व्स, इसमें बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन तो हमें ग्रेइस कलर का दिखाई देता है। एक्सटर्नली अगर हम देखें ब्रेन को तो ब्रेन जो है वो ग्रेइस कलर का दिखाई देता है, बिकॉज उसमें ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। एंड ईच हेमिस्फेयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हर एक हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है तो 2 हेमिस्फेयर है, तो एक साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें दोनों हेमिस्फेयर का तो वो 8 लोब्स कंटेन करेंगे।
तो 4 लोब्स कौन कौन से हैं बात करें तो पहला आपका फ्रंटल हो गया, सेकेंड टेम्पोरल, थर्ड इज अ पेराइटल एंड फोर्थ वन इज द ऑसिपिटल. नाउ वी कैन स्टडी वन बाय वन. सी फर्स्ट इज अ फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो होता है वो एज कंपेयर टू अदर पार्ट लाइक अ टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेराइटल लोब, सबके मुकाबले में फ्रंटल लोब का जो एरिया है वो ज़्यादा है. एंड यहाँ पे थिंकिंग को कंट्रोल यहाँ से किया जाता है कि हम किस तरीके से सोच रखते हैं, किसी भी टॉपिक को हम किस तरीके से थिंक करके और कितना फास्ट उस पर वर्क कर सकते हैं. दूसरा स्पीक, हम क्या बोलते हैं, क्या सोच कर बोलते हैं या फिर बेमतलब का बोलते हैं, तो सारे जो है वो फ्रंटल लोब के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब जो भी हम अपने थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक फोर लिम, हाइंड लिम, ये जो है वो हमारे थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो उसे वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं. नाउ द क्रिएटिविटी, किसी भी चीज को सोच करके नए तरीके से बनाना. ऑल है कि हाँ सब ओल्ड मॉडर्न ओल्ड चीज को ही देख करके न्यू चीज बनाते हैं, तो किसी भी चीज को देख करके हम कितना फास्ट उस पर क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या कोई कुछ सामान टूट गया है तो उसको हम नए तरीके से कैसे बना सकते हैं, दैट इज अ क्रिएटिविटी. बात करें जजमेंट की, तो हमें ये सोच समझो बूझ होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, एंड उस पर अडिग रहना या सही तरीके से जजमेंट करना किसी भी केस को लेकर के, तो ये हमारे फ्रंटल लोब के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जितने भी फास्ट कैलकुलेटर्स होते हैं, मतलब कोई ह्यूमन है जो कि मैथमेटिशियन है, तो उसका फ्रंटल लोब जो होता है वर्क करते करते बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है एंड उनके फ्रंटल लोब का एरिया इंक्रीज होता है. जितना ज़्यादा ब्रेन का यूज़ किया जाएगा, ब्रेन का नर्व्स उतना फास्ट वर्क करेगी, उतना फास्ट ब्लड को फ्लो करेगी, और इस तरीके से ब्रेन का जो एक्टिविटी होगा वो बहुत फास्ट होगा. तो कभी भी ब्रेन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कभी भी रेस्ट में नहीं होना चाहिए. ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग कि ये कल करना है, ये परसों करना है, सो एंड यू हैव टू डू अबाउट दैट ऑल्सो. फ्रंटल लोब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसे कि हम ब्रोकास एरिया कहते हैं. तो ये ब्रोकास एरिया जो है मेनली इसका काम होता है स्पीच प्रोडक्शन करना. इट मीन्स कि जो हम कह रहे हैं अभी वो हमारा ब्रोकास एरिया वर्क कर रहा है ना. अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब में भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको कि वर्निकीज एरिया कहा जाता है. अंडरस्टैंडिंग स्पीच, जिसमें कि लोग समझ सकते हैं कि सेकेंड पर्सन जो है वो क्या कह रहा है, तो उस चीज को समझ लेना, उस समय हमारा टेम्पोरल लोब वर्क कर रहा होता है. जैसे कि अभी हम कह रहे हैं तो हमारा ब्रोकास एरिया वर्क कर रहा है, लेकिन आप सभी सुन रहे हो तो दैट इज अ वर्निकीज एरिया. सुन करके समझ लेना, दैट इज अ वर्निकीज एरिया. आपका उस समय वर्निकीज एरिया वर्क कर रहा होगा. टेम्पोरल लोब जो होता है यहाँ पे हियरिंग, आप कितना अच्छा किसी के बात को सुन सकते हो, ये आपका टेम्पोरल लोब ही वर्क करता है. लर्निंग, हर चीज को सीखना, न्यू चीज को सीखना. एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट बहुत जल्दी किसी चीज को कैच कर पाते हैं, तो उस समय उसका टेम्पोरल लोब जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिविटी कर रहा होता है उसमें. फीलिंग्स, कभी कभी थ्रस्ट का फील करना, हंगरी फील होना, एंग्री, गुस्सा, मतलब एवरीथिंग दैट वी फील, तो वो टेम्पोरल लोब के थ्रू किया जाएगा. मेमोरी, हमें कितनी ज़्यादा याद होती है या फिर किस तरीके से हम अपने आप को बनाते हैं वैसे कि हमें कुछ भी बस तुरंत याद हो जाए, तो उस समय टेम्पोरल लोब जो होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है. तो इतने सारे ब्रेन के तो पार्ट है, यानी कि जो 4 ब्रेन के पार्ट है, तो उनमें बहुत सारों के पास क्या होता है कि किसी के पास फ्रंटल लोब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. किन्हीं के पास टेम्पोरल लोब बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. इट मीन्स कि वो बहुत जल्दी किसी भी सुन को कैच कर लेते हैं, मतलब सुन कर ही किसी भी जल्दी को सुन करके बहुत फास्ट कैच कर लेते हैं, उस पर वो एक्टिविटी भी करना शुरू कर देते हैं, एंड उसका मेमोरी पावर इंक्रीज होता है. एंड द थर्ड इज अ पेराइटल लोब. हम किस तरीके से बोलते हैं, कितने तरह के लैंग्वेज को जानते हैं, वो आपका हो गया पेराइटल लोब के अंदर आता है. यानी कि
जो 4 ब्रेन का पार्ट हो गया उसमें से 4 लोब है, तो उसमें पैराइटल लोब एक्टिव होगा। टच, किसी के टच को महसूस करना। लोग जैसे कि बहुत सारे क्या होता है कि कुछ लोग जो है डीफ है, या जो लोग बोल नहीं सकते, या जो लोग देख नहीं सकते, वो टच को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, तो उनका पेराइटल लोब एज कंपेयर टू वैसे लोग जो देख सकते हैं उनका पेराइटल लोब ज्यादा एक्टिव होता है। प्रेशर, दबाव महसूस करना, जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स में आते हैं। बात करें ऑसिपिटल लोब, तो ऑसिपिटल लोब जो है ये एक वैसा रीजन है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा रीजन है कि ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट जो बैक साइड होता है स्पाइनल कोड के जस्ट ऊपर, उस ऑसिपिटल लोब को बचा के रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर यहाँ पे किसी भी तरह का डैमेज होती है तो हमें विजन प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जो हम देख रहे हैं या फिर हम जो देख सकते हैं वो ऑसिपिटल लोब के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको ऑसिपिटल लोब को प्रोटेक्ट करके रखनी है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गए और पीछे चलते चलते पीट के चले गए, तो ध्यान रखिए कि ये जो है वो ऑसिपिटल लोब को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विजन प्रॉब्लम हो सकती है। विजन इन द सेंस कि आपको रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और किसी किसी को ऑसिपिटल लोब में जो प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिकली भी होती है एंड समटाइम एक्सीडेंटल हो जाता है। कलर परसेप्शन, वही हम कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं मेनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड। हम बहुत इजीली अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा रेड है, कौन ब्लू है, कौन ग्रीन है। बट अगर ऑसिपिटल लोब में किसी भी तरह का डैमेज होती है तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज ऑल कलर। नाउ द लास्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है, अभी देख चुके हैं कि ब्रेन का जो है वो 3 पार्ट था। पहला जो सेरिब्रम है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सेकेंड है ऑल्फैक्टरी लोब। अब ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में स्टडी करेंगे। द लास्ट वन इज द डेंसिफिलॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है कि इसमें सेंस ऑफ स्मेल करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा नोज एरिया है, यहाँ पे क्या है कि ऑल्फैक्टरी, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जिससे कि सारे स्मेल को हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। ये जो रीजन है इसको हम वेस्टिबुलर एरिया कहते हैं, मिडिल पार्ट को ऑल्फैक्टरी एरिया कहते हैं, एंड जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे रिस्पिरेटरी एरिया कहते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी एरिया है, इट मीन्स कि ये रीजन है जहां से हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं या फिर स्मेल को हम सेंस कर पाते हैं कि इस तरीके से स्मेल आ रहा है। और ये हमारा नेजल चैम्बर हुआ। एंड यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट होता है मेनली, ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारा सिडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिडेरियन मेम्ब्रेन का वर्क होता है कि वो जितने भी स्मेल कर रही है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचाना। तो यहाँ पे जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसमें कि 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। बाइपोलर न्यूरॉन तो है पीछे लेक्चर में हो चुका है, जिसमें कि बता चुके थे कि बाइपोलर वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जिनमें कि 1 एक्सॉन हो और 1 डेंड्राइट हो। तो जो भी स्मेल आता है वो स्मेल को रिसीव करती है और यहाँ पूरा ऑल्फैक्टरी लोब तक ले जाती है। एंड इसका ये जो होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो फीमेल में ज्यादा डेवलप होता है। फीमेल जो है वो बहुत सारे स्मेल को इजीली डिटेक्ट कर पाती है कि हाँ ये किस तरीके से स्मेल आ रहा है। तो बहुत सारे कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग ज्यादा डेवलप होता है। जैसे कि यहाँ पे कह चुके हैं कि मोर डेवलप इन फीमेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो फीमेल में ज्यादा होता है, क्योंकि मेल को अगर कुछ दे दिया जाए टेस्ट करने के लिए भी तो उनको नमक स्मेल और सब मतलब एक बराबर लगता है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाती है। एंड सार्क और डॉग्स और सार्क की बात करें तो इनमें ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। डॉग्स का तो सभी को पता होगा कि डॉग्स जो है वो किसी भी स्मेल को चेक करके पता कर सकती है कि हाँ वो कितना ज्यादा मतलब कहाँ का लोग है। या बहुत सारे डॉग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट पर्सन, अगर वो हाउस के पीपल नहीं है, वो उसके घर के लोग नहीं है, तो न्यू पीपल को देख करके वो अपना शुरू कर देते हैं आवाज करना।
एंड द लास्ट वन इज द डाइंसिफिलॉन। फोर ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट जो है वो डाइंसिफिलॉन है। बात करते हैं डाइंसिफिलॉन क्या होता है। तो यहाँ आपको थैलेमस दिखाई दे रही होगी। तो अगर हम कहें कि ये जो सेरिब्रम का जो पार्ट है, सेरिब्रम का जो पार्ट है ये मेनली कवर्ड कर रही है किसे, तो एक कॉन्वोल्यूटेड स्पेस जिसे कि हम थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस को कवर्ड कर रही है, उसे हम सेरिब्रम कहेंगे। एंड थैलेमस के जस्ट नीचे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। एंड हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को मोटिवेट कर, और विज्ञान से कि उसको रेगुलेट करता है टू सिक्रीट एंड सिंथेसाइज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द हार्मोन्स। एंड यहाँ पे डाइंसिफिलॉन इसी को कहा गया है। अगर हम बात करें, अगर ये बीच वाला पार्ट है जहाँ पे कि थैलेमस है, तो थैलेमस का जो ऊपर वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, ऊपर में जो भी प्रेजेंट है, ऊपर का पार्ट को हम इपीथैलेमस कहेंगे, जो कि नॉन नर्वस होते हैं। नॉन नर्वस मीन्स कि यहाँ किसी भी तरह का इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा, नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन। एंड सिक्रीट CSF, लेकिन वो नर्व को तो इम्पल्स यानी कि वो नर्व का इंडक्शन नहीं करने वाले, बट वो सिक्रीट करते हैं CSF फ्लूइड को, जिसे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और अभी हम देख चुके थे कि जो पायामीटर, ब्रेन का जो इनर पार्ट होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसे पायामीटर कहते हैं, और पायामीटर जो है वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। और यहाँ पे इपीथैलेमस भी है, वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। एंड इसे रिले स्टेशन कहा गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे थैलेमस तक यहाँ से अगर कुछ मैसेजेस जो है वो इधर फ्लो की, थैलेमस तक गई, अब थैलेमस जो है वो सेरिब्रम तक या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन तक मैसेजेस को सेंड करती है, एंड वहां से फिर सिग्नल वापस रिटर्न आता है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द डाइंसिफिलॉन की। तो डाइंसिफिलॉन का जो है वो अभी बता चुके थे कि अगर बीच में थैलेमस है तो ऊपर का पार्ट इपीथैलेमस होगा, नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस होगा। थैलेमस का मेन काम होता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होते हैं। तो जितने भी सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग होता है वो थैलेमस के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट हो गया नर्वस रोल, सेकेंड हो गया इंडोक्राइन रोल। तो नर्वस रोल जो होता है वो किस तरीके से रोल करता है, लाइक सेंटर ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है। थर्मोरेगुलेशन, तो जो हाइपोथैलेमस है वो थर्मोरेगुलेशन करने में हेल्प करती है। लाइक हमें 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो स्वेटनिंग करवाती है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो पाता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो सिवरिंग सेंटर है, यानी कि सिवरिंग करवाती है, जिसको कपना कहते हैं, सिवरिंग करवा करके वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। थ्रस्ट सेंटर है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, तो थ्रस्ट सेंटर भी यही है। हंगर सेंटर, भूख लगती है तो हमें हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, एंड फिर से हम अपना एक्टिविटी करने लगते हैं कि हमें फूड चाहिए। फिर सेटिटाइटी सेंटर, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा खाना खा लेना। तो ये हमें कब फील होता है, ये हमें हाइपोथैलेमस के थ्रू फील होता है कि बहुत ज्यादा आज खाना हो चुका है। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो इंडोक्राइन रोल। इंडोक्राइन रोल में मीन्स कि हार्मोन को रिलीज करवाना। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट चैप्टर में है, यानी कि 22 चैप्टर में, कि हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कराने में हेल्प करती है। और अभी जैसे कि कह दिए कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंथेसाइज और सिक्रीट करने के लिए उसको कहती है। तो बहुत सारे हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तब रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, और ये बहुत सारा है। एनसीईआरटी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। एक है एम्बिगडाला, जो कि फाइट और फ्लाइट, इट मीन्स कि जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन जिसे कहा जाता है स्ट्रेस के टाइम पे या फिर फियरनेस के टाइम पे, तो वैसे हार्मोन जो रिलीज होती है उसे हम एम्बिगडाला कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है ये ऑर्गन, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। समटाइम्स ये एक साथ वर्क करते हैं।
बिकॉज कि ये जो इमोशनल एक्टिविटी हो रही है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए ये दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये मेनली जो है वो फ्रंटल लोब में पाया जाता है, फ्रंटल लोब में ही होता है। मतलब इम्बिगडाला और हिपोकैम्पस जो होगा वो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन एरिया। तो जितने भी मेमोरी होती है, जो चीज़ हमें याद होती है वो हमारे एसोसिएशन एरिया में वहीं पे होती है, यानी कि जो भी कुछ हमको याद हो रहा है वो एसोसिएशन एरिया में रहती है। कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ भी एसोसिएशन एरिया में होती है, और ये चीज़ जो होता है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन subscribe and share this channel.